हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट फिजिक्स क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज जो प्यारे बच्चों, आज जो हम लेके चलने वाले हैं ये काउस का हमारा एक लास्ट एप्लीकेशन है। हमने ऑलमोस्ट सभी अपने एप्लीकेशंस काउस के कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमने जो पिछला वाले अगर हम बात करें, जो पिछली वीडियोस हमने डाली थी, तो उसमें जो हमने किया था, क्या किया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए किया था। और इस बार जो हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कंडक्टिंग शीट के लिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ की है कोई कंडक्टिंग शीट, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें एक शीट लेके चलनी पड़ेगी, कंडक्टिंग शीट, और उस पर हमें क्या निकालनी, सबसे पहले डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब डायरेक्शन की बात आती है तो यहां पर सपोज मान के चलिए आपके पास क्या है, ये कंडक्टिंग शीट है। ये आप मान सकते हैं, ये आपकी क्या है, कंडक्टिंग शीट है। ये आपका क्या है, एक कंडक्टिंग शीट है। आप चाहें तो बेसिकली इस लाइन को आप इस तरह से इसमें दिखा सकते हैं, या अगर आप इस तरह से इसको यहाँ पे दिखाएं तो इस लाइन को आप दिखा सकते हैं डॉटेड, ये आपकी बाहर की लाइन। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस पर जो कंडक्टिंग शीट है इसको दिया गया है चार्ज प्लस क्यू। ये आपका प्लस क्यू, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। अब जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जब किसी को चार्ज इसको दिया जाता है तो इसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट जाता है इसके सरफेस के ऊपर। अब बात आती है इसमें एक चीज, सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस है नॉन कंडक्टिंग शीट और शीट के लिए। नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, कहीं पर हमने चार्ज दिया तो पर्टिकुलर उसी प्लेस पर बना रहता है। जब भी हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई कंडक्टिंग शीट है तो उसको पर्टिकुलर अगर चार्ज देते हैं तो उस स्थान पर नहीं रहता, स्प्रेड होता है, फैलता है। ठीक है, अब फैलता कैसे है और वो कहाँ जाता है, कैसे कैसे होता है, तो सबसे मेजर डिफरेंस इसमें यही है। इसमें इंसुलेटर जो नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसकी बात कर रहे हैं, उसको चार्ज अगर हमने प्लस क्यू यहाँ पे दिया तो उसी पर्टिकुलर स्थान पे वो बना रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंडक्टिंग शीट की, तो इस पे जैसे आप प्लस क्यू चार्ज को देते हैं तो वो स्प्रेड होता है। और जैसे हमने एक स्पायरिकल सेल के लिए किया था, तो होता क्या है, स्पायरिकल सेल अगर हमने इसको चार्ज दिया, ये प्लस चार्ज आपका सपोज करो ऐसे बैठा हुआ है और ये इसके ऊपर वाली लेयर है जिसको हम सरफेस कह रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, दो लेकर चलते हैं तो बड़ी आसान समझ पाएंगे। दोनों चार्ज कैसे हैं आपके, सेम टाइप के हैं, तो सेम टाइप के तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये इधर की ओर भागेगा, ये इधर की ओर भागेगा, ऐसे ये इधर की ओर भागेगा और ये इधर की ओर भागेगा, और ये इधर रिपेल करेंगे। लेकिन ये भागते भागते जो सबसे ज्यादा कहां पहुंच सकते हैं, इसके सरफेस पर पहुंच सकते हैं। ये आपका जो बाहर वाला सरफेस, जैसे कोई आपकी बॉल है तो आपको बॉल का जो बाहर वाला कवर जो आपको दिखाई देता है वो वहां तक पहुंच सकते हैं। और अंदर की तरफ इसमें चार्ज क्या हो जाएगा आपका, ये खाली हो जाएगा, क्योंकि जब भाग भाग के सरफेस पर पहुंच जाएंगे तो अंदर तो कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब अंदर की तरफ क्या बन जाता है, चार्ज आपका जीरो हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी एक शीट है, कंडक्टिंग शीट है, जिसकी कुछ थिकनेस भी होगी, तो आप ऐसे मान सकते हैं जैसे कोई बुक है, तो बुक में अगर आप लेके चलें तो उसमें क्या होगा, जो बीच वाला पोर्शन है उसमें से क्या होगा, बाहर की तरफ आपको भागेगा। अगर मैं यहाँ पर एक बुक का एग्जांपल लूं, सपोज हमारे पास ये एक बुक है। अब यहाँ पर मैंने चार्ज दिया, तो जब मैं चार्ज इसको दूंगा तो चार्ज होकर क्या होगा, अब इस पर पूरे चार्ज आएगा। लेकिन जो ये वाला सरफेस है बीच वाला, इसमें से क्या होगा, ये यहाँ पर जैसे चार्ज आएगा इस वाले पर, जो ये व्हाइट वाला आपको कवर दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट वाला जो अब चार्ज होगा यहाँ से क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करते करते वो कहाँ पहुंच जाएगा, इसके सरफेस पर। चाहे इधर वाले सरफेस की बात करें, चाहे इधर वाले सरफेस की बात करें, तो सरफेस पर आ जाएगा। और जब सरफेस पर आ जाएगा तो अंदर की तरफ जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। और जब अंदर की तरफ चार्ज आपका जीरो होगा तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर E इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहां पर अगर चार्ज जीरो है तो इसका मतलब दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, वहां पे जीरो होती है, जो हमने पहले ही हम निकाल चुके हैं। तो हम क्या बता रहे थे, चार्ज कहां गया, हमारे सरफेस पर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमने क्या लिया, कोई पॉइंट,
ओ लिया पहले की तरह। अब इस ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, वो भी क्या है, सीट के परपेंडिकुलर ले रहे हैं, जो कंडक्टिंग सीट है उसे आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट क्या आपका पी है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट जो ओ है उससे सिमेट्रिक डिस्टेंस पर दो हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं ए और बी। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे चार्ज प्लस है, तो चार्ज प्लस है, पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो क्या देखते हैं, यहाँ से हम क्या मिलाते हैं, इसकी डायरेक्शन ऐसे मिलाते हैं यहाँ पे, और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होगा, डी इवन कॉस थीटा, और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये डी ई टू कॉस थीटा। अब यहाँ पर डी इवन कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं ये डिस्टेंस सेम है और ये दोनों क्या है आपस में, ओ ए और ए बी सेम है, तो आपका जो ए पी है ये बी पी, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और जब सेम होंगे तो इनका जो मैग्नीट्यूड है डी ई वन कॉस थीटा और डी ई टू, जो डी ई वन है और डी ई टू है, तो वो भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। अब सेम होगा तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में लिख चलते उसमें क्या रहता है, ऑलवेज कॉस थीटा, जिसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या कहते हैं, ये सपोज मिक्स एंगल थीटा इसके साथ, और ये भी कितना आपका थीटा। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम दो कंपोनेंट लेके चलते हैं, पॉइंट P पर हम इसके दो कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो ये जो हमने डी इवन कॉस थीटा और डी ई टू कॉस थीटा लिखा है, डी इवन कॉस थीटा और डी ई टू कॉस थीटा, ये क्या है आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे आपके, डी इवन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो डी ई टू साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया डी ई वन और डी ई टू क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम मैग्नीट्यूड है, पर इनकी जो डायरेक्शन है क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, सो दे आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, बट डी इवन कॉस थीटा एंड डी इवन कॉस थीटा इन अ सेम डायरेक्शन या सेम प्लेन। जब सेम प्लेन में होंगे तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स इनको क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या बनेगा, डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पर जैसे हम डी ई कॉस थीटा लगाते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, इस कंडक्टिंग सीट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और आउटसाइड होगी। तो यहां पर पहला पॉइंट हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, जो कंडक्टिंग सीट है उसके परपेंडिकुलर होगी और आउटसाइड होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन निकाल ली तो अब हमें क्या करना है, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट और प्लेट, कुछ भी लेके आप इसमें मान के चल सकते हैं। तो आप देखिए, मैं इसको आप इरेज कर रहे हैं डायग्राम को, वापस से डायग्राम बनाते हैं और बनाते हैं इस बार कंडक्टिंग सीट के लिए इंटेंसिटी के लिए। आप जब भी यहां पे हम बात करते हैं तो ये मान के चलें आप, ये आपकी क्या है, एक कंडक्टिंग सीट है, अब यहां पर आपने क्या बनाया, कंडक्टिंग शीट है, तो इस पे आपने चार्ज दे दिया, कितना है, प्लस क्यू चार्ज है आपका। अब यहां पर भी इसके पीछे वाली जो लेयर है, जैसे आगे वाली एक लेयर है, अगर मेरा हाथ ये है तो इसका क्या होगा, एक पीछे वाला पोर्शन ये होगा, तो इस पे भी क्या होगा, आउटर सरफेस पर क्या होगा, चार्ज होगा। अब हमें ये पॉइंट क्या है, हमारा ओ है सपोज। अब हमें क्या करना है, इस पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस पर पूरे पे चार्ज कितना है आपका, प्लस क्यू चार्ज है, और क्या है, सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो डेंसिटी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो क्या कितनी बन जाएगी यहाँ पे, सिग्मा। तो और चार्ज कितना है आपका, क्यू है, और इसका एरिया कितना होगा प्लेट का, जो ए। तो यहां से अगर मैं क्यू की बात क्यू निकालता हूं तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, सिग्मा ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बात करना है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अगर हम गॉस लॉ से चलते हैं, गॉस लॉ से, तो गॉस लॉ हमारा क्या होता है, 5 इक्वल टू चार्ज कितना है आपका, क्यू है, और ये एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हैं क्यू की जो वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, सिग्मा ए, तो सिग्मा ए अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट कह देते हैं और इसको कहते हैं हम सेकंड। अब आप जानते हैं इस पर जो हमें क्या लेके चलना है, गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। अब गॉसियन सरफेस को इमेजिन आप कैसे करेंगे, सपोज यहां से एक जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपका, ए है, इसका ये ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और अगर इसकी मैं बात करूं जो इसकी लेंथ है ये ओ से
लास्ट तक की कितनी आपकी r है। तो यहां पर और इस पर पॉइंट पर आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है आपकी E है, एरिया A है, और अब यदि हम स्मॉल एलिमेंट इसका एरिया लेकर चलते हैं गॉसियन सरफेस का dA, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो डेफिनेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो कितनी होगी आपकी 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा E dA cos थीटा, और ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। अब यहां पर आने के बाद सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या है, जो इक्वेशन आपकी थर्ड है, इस इक्वेशन थर्ड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, क्लासिफिकेशन इनटू 3 पार्ट्स। रीजन 3 पार्ट्स में, ये जो आप गॉसियन सरफेस लेके चल रहे हैं इसमें आप अगर देखें तो एक पार्ट तो ये हो गया जो बाहर की तरफ है आउटसाइड, जिसको मैं S1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सर्कुलर स्पेस जो राइट साइड में है इसको मैं S1, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको मैंने क्या कह दिया यहाँ पे S2, ये S2 वाला पार्ट है, और एक ये पार्ट जो अंदर की तरफ है इनसाइड है उसको मैंने क्या करा दिया S3 कह दिया है, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे S3, ये आपका S3। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है, जब हम क्लासिफाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, तो इस पर यदि हम एक स्मॉल एलिमेंट लेके चलते हैं, E तो वेक्टर है, और यदि स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, बाहर की ओर होगी, जो मैं पिछले वीडियोस में भी अपने बता चुका हूँ। और इस पर यदि हम स्मॉल पार्ट लेते हैं तो वो dA क्या होगा, ऊपर की साइड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की, और ये दिख ही रहा है। अब इस पर जब हम बात करते हैं, ये क्या है इनसाइड, जो नॉन कंडक्टिंग शीट में हमने लिया था तो उसमें क्या था, जो गॉसियन सरफेस लिया था हमने आर पार उसको दिखाया था कि वो क्या है, उसमें से सीट में से क्या होता है ट्रांसपेरेंट होके पार उड़ता, ठीक है। सीट में से मतलब अगर कोई थिकनेस सीट है तो इसमें से क्या है वो इतना इधर दिखाया, उतना क्या निकल गया आपका पीछे की तरफ निकल गया था। लेकिन इसमें क्या है, आप जो सीट दिखाएंगे इसके सीट के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और एक पीछे वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब एक अगर ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, तो किसी एक पार्ट के लिए आप निकाल सकते हैं या दोनों पार्ट के लिए भी अलग अलग निकाला जा सकता है। तो हम उसको भी आप बता देंगे अपनी वीडियोस में कि अब ये पार्ट, अब इस पार्ट में ये आउटसाइड है तो ये क्या हो गया आपका S1 हो गया। तो S1 हमें सरफेस से राइट साइड सर्कुलर सरफेस जो दिख रहा है हमें, तो उस पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। एक पूरा पूरा ये पार्ट हो गया, और मान के चलिए आपको ये पीछे वाला पोर्शन जो है ये इतना दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका क्या हो गया S2, और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा जो इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि मैंने क्या बताया था यहां पर जो इसके अंदर जो चार्ज है वो है ही नहीं, चार्ज क्या है अंदर 0, ठीक है। इनसाइड में चार्ज 0 नहीं है, चार्ज 0 है, क्योंकि चार्ज कहां गया, इसके सरफेस पर आ चुका है ऊपर की ओर। जब ये सरफेस पर आगे और पीछे आ गया तो इनसाइड तो चार्ज है ही नहीं, क्योंकि ये तो रिपल्सन से दूर भाग चुका है। तो उस कंडीशन में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और यहां पर तो चार्ज है ही नहीं, तो Q की वैल्यू 0 होगी, और उस कंडीशन में जो E है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो टोटल सरफेस है उसको मैं 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं, तो कितना आपका E dA cos थीटा, इसको आप S1 लिख सकते हैं, E dA cos थीटा, प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे आप S2 और यहाँ पे E dA cos थीटा, और प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे आप S3 E dA cos थीटा। अब मेन चीज क्या है यहाँ पर, जब आप देखेंगे 5 इक्वल जो है, अब यहाँ पर देखिए इन फॉर S1 के लिए, S1 के लिए अगर आप देखेंगे जो S1 है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं S1 के लिए, फॉर S1 के लिए जब देखेंगे तो E और DA क्या पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल एक दूसरे के। जब पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम cos 0 रखेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे E dA cos कितना बन गया आपका 0 बन गया। अब जो S2 है, S2 में देखें यहाँ पर E dA cos, अभी मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, तो यहाँ पर देखिए जो E और DA है दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर फॉर S1। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 90 डिग्री। अब थीटा 90 होगा तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो वहां पर 0 हो गया। और फॉर S3 के लिए अगर हम बात करते हैं, फॉर S3 के लिए तो E ही 0 हो गया है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 है। तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, और यहाँ पर अगर आप लेके चले तो E की वैल्यू 0, तो dA cos थीटा, अब थीटा कितना भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे आप यहां पे देखते हैं cos 0, तो cos 0 की वैल्यू मैं अब यहां पे रख रहा हूं। अब देखिए जैसे हम फाई निकालते हैं, यहां पर जैसे हम फाई की बात करते हैं तो फाई बराबर यहां पे कितना आ गया आपका E dA, क्योंकि cos 0 जो है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए यहां पे क्या बचा
आपका S1 के लिए E, यहाँ पर S1 के लिए ये S1 S2 और ये क्या आपका S3। अब S1 के लिए कितना बना, ED है cos थीटा, ये ED आ गया, प्लस अगर बात करें यहाँ पर cos 90 की वैल्यू क्या हो गया आपकी 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा क्या हो गया आपका 0 हो गया। और जब थर्ड की बात करें तो cos यहाँ पे तो बॉस यही 0 है, जब हमारा E 0 है तो टोटल ऑटोमेटिक क्या हो गया आपके 0 हो गया। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ फाई बराबर ED है। अब E को मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे क्या किया DA। अब DA का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, फाई बराबर कितना मिला यहाँ पे EA, और ये इसको मैं मान के चलता हूँ इक्वेशन नंबर कौन सा आपका 4, इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जो इक्वेशन 4 है और इक्वेशन क्या आपका सेकंड है, कंपेयर, यहाँ पे बात कर कंपेयर करते हैं इक्वेशन सेकंड एंड 4 का। जैसे सेकंड एंड 4 की कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इधर दोनों 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे कितना EA है, और इधर अगर हम बात करें तो कितना है सिग्मा A, तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए A से A क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बचेगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर E जो है वो R पे तो डिपेंड करती नहीं है, तो इसका मतलब किस पर डिपेंड करती है, सिग्मा पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A होती है, तो आप वहां से उसकी वैल्यू को रख सकते हैं और ग्राफ भी उसके बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि R तो है नहीं, जब R नहीं होगा तो हमें ग्राफ में क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन हम इसमें बना सकते हैं, ये कि भाई ये R है और ये आपका E है, तो हमें ऐसे मिलेगा, और यदि इसके साथ मिलेंगे तो फिर ये सिग्मा और ये E, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, तो आप बड़ी आसानी से इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारे एनसीईआरटी जो सिलेबस की हम बात करें तो उसमें छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, तो उस छोटे से पॉइंट का क्वेश्चन क्या है, कभी भी बढ़ा दे सकते हैं, चाहे आपका एनसीईआरटी बेस पे जितने भी आपके बोर्ड्स चलते हैं जहाँ भी, तो उसमें क्वेश्चन तो आपको दिया जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का अगर एक लाइन भी कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो उस पर क्वेश्चन दे सकता है, या एक पॉइंट भी कहीं मेंशन कर दिया, चाहे एग्जांपल के रूप में मेंशन कर दिया, तो उस पर कभी भी वो क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको ये बड़े ही ध्यान से समझना है और करना भी है, क्योंकि एग्जाम में मैंने पहले ही बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में भी, जो गाउस के एप्लीकेशन हैं, जो गाउस के एप्लीकेशन हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर में ही हमारे क्या है, आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, एक्सेल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर जो निकालते हैं उस पर भी क्वेश्चन आता है, और ये मैक्सिमम मार्क्स में आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो अपने टॉपिक को आपको कवर करके रखना है और अपने ग्रिप को अच्छे से बना के रखनी है, और डेरिवेशन को जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही आप जितने भी कॉम्पिटिशन में फ्यूचर में जाने वाले हैं, चाहे वो नीट के में जाने वाले हो, चाहे आप IITs में जाने वाले हों, तो उसमें इनका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना होता है, किस तरह से आता है वो भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें यही पैटर्न होता है कि क्या इनसाइट दिया है, क्या नहीं दिया है, उसी के बेस पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे इस वीडियोज में इसमें इतना ही हमारे गाउस के एप्लीकेशन में। हाँ, कभी कभी कुछ इसमें जो डायग्राम ये बना हुआ है तो आप कुछ लोगों को ऐसे भी देख सकते हैं, उसमें आप अलग अलग देखने को मिलता है, कुछ लोग ऐसे भी उसमें बना देंगे कि एक सीट ये दे दी और एक सीट बना दी ये, तो यहाँ पर चार्ज दे दिया, इसमें ये चार्ज क्या है आपका, इधर चार्ज प्लस लगा दिया और इधर चार्ज क्या लगा दिया आपका प्लस, मतलब दो पार्ट कर दिए, एक ए और एक बी, और यहीं से क्या करते हैं, यहीं से दो पॉइंट ऐसे मान लिए, और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या मान लिया आपका P है, ये R है, तो यहीं से क्या करते हैं, इसमें इस पॉइंट को मान के इस तरह से भी इसमें निकाल सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, या इसमें ही आप गॉसियन सरफेस हम लेके चलते हैं उसको भी क्या करते हैं, वो इस तरह से यहाँ पे दिखा देते हैं। और कभी कभी इसमें जरूरी नहीं कि हम इस तरह से करें, तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखा देते हैं, जैसे आपने गॉसियन सरफेस इधर की बात की, एक इसमें क्या दिखा देते हैं, इधर की बात कर लेते हैं, दोनों का कितना होगा, अभी आपने नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए बनाया तो इधर के लिए E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 के लिए भी निकल के आएगा कितना आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों क्या करेंगे, टोटल जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे E1 प्लस E2, तो जब यहाँ जोड़ेंगे तो वापस से ये निकल के आएगा। तो ये दूसरा पैटर्न है, आप दूसरे पैटर्न से भी हम आपको अपने किसी वीडियोस में दिखा देंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं हमारे 4-5 एप्लीकेशंस, और साथ में अपने ये तो बड़े क्वेश्चन के लिए इनको जरूर डीप करना है, और छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपके कहीं से भी आ सकते हैं, तो उसके लिए तो हर एक चीज आपको डीपली पढ़नी ही पड़ेगी, और हमारे वीडियोस में वो सारी चीजें आती रहेंगी। साथ में हम अपने वीडियोस में जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम उनको लेके चलें। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में
इतना ही। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।